Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the infrared lens. Lens can be wireless, lens can be infrared. ऐसी लेंस जिसमें हम इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसको हम इंफ्रारेड लेंस बोलते हैं। अब इंफ्रारेड लेंस में एक्चुअली क्या होता है कि ये वायरलेस लैन का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। वायरलेस लैन जैसे यूज़ करते हैं उसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमारे पास इंफ्रारेड लेंस में आ जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ तकरीबन 820 से 890 नैनोमीटर्स तक होती है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3,50,000 गीगाहर्ट्ज़ के करीब होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को देखते हुए इसकी प्रॉपर्टी है इंफ्रारेड की प्रॉपर्टी है कि वो वॉल्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। आपको विद इन द रूम ही उसका सेटअप करना पड़ता है या जो बाउंड्री वॉल्स है उसके अंदर ही रह के इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये आउटडोर एरियाज में जहाँ पे सनलाइट होती है वहाँ पे इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सनलाइट की वजह से ये प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती है, वीक होती हैं ये इंफ्रारेड रेज। और उसके अलावा ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इस तरह से ट्रांसमिट होती हैं कि या तो ये डायरेक्शनली ट्रांसमिट होती हैं, मतलब एक डायरेक्शन दे दी जाती है, उस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होना होता है, या फिर ये डिफ्यूज़ होती हैं, मतलब ये सिग्नल्स बाउंस ऑफ होते हैं वॉल्स के थ्रू या डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बाउंस ऑफ होते हैं और उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंचते हैं। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जब वो स्ट्राइक करते हैं तो बाउंस ऑफ होते हैं और वो रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट होता है ये, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करें। There are 3 types of infrared transmission techniques. Number 1 is directed beam infrared, number 2 is omnidirectional and number 3 is diffused. अब अगर हम इंफ्रारेड की ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो डायरेक्टेड बीम का है। डायरेक्टेड बीम मींस फोकस्ड बीम। फोकस्ड बीम अगर इंफ्रारेड बीम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो फिर इसको सेवरल किलोमीटर्स तक ट्रैवल करवाया जा सकता है। इसकी रेंज को हम सेवरल किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंफ्रारेड बीम जो है वो बहुत फोकस्ड होनी चाहिए, तो तभी वो सेवरल किलोमीटर्स कवर कर सकती है, उसकी रेंज सेवरल किलोमीटर्स तक हो सकती है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स प्रोवाइड करती है। इसमें ये होता है कि ओमनी डायरेक्शनल में एक हमारे पास बेस स्टेशन होता है और बहुत सारे वायरलेस स्टेशन होते हैं, ठीक है। एक बेस स्टेशन जो होता है उसको सीलिंग पे माउंट कर दिया जाता है, सीलिंग पे माउंट किया जाता है, और वायरलेस स्टेशन जो होते हैं वो ग्राउंड बेस्ड होते हैं। और वायरलेस स्टेशन जो हैं वो एक डायरेक्टेड बीम सेट करते हैं बेस स्टेशन पे, और बेस स्टेशन उसके बाद ओमनी डायरेक्शनल वेव्स में, मतलब सारी ही डायरेक्शंस में वो बीम्स रिफ्लेक्ट बैक करता है या रीट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन ऐसी होती है कि वायरलेस जो भी एक स्टेशन है वो सेंड करेगा या लाइन ऑफ जो इंफ्रारेड रेज है वो सेंड करेगा बेस स्टेशन की तरफ, बेस स्टेशन वहाँ से सेंड करेगा किसी दूसरे रिसीवर की तरफ। अब इसमें क्या होता है डिफ्यूज्ड में कि सारे के सारे जो इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट कहाँ पे होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सीलिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग सीलिंग पे किसी एक पॉइंट पे वो सारे के सारे इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स जो है वो फोकस्ड होते हैं, मतलब जब भी उन्होंने इंफ्रारेड रेज ट्रांसमिट करनी है तो उसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद फिर क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वहाँ से री-ट्रांसमिट हो जाएगी या री-रेडिएट हो जाएगी और ओमनी डायरेक्शनली होगी। जब वो री-रेडिएट होगी तो इट मीन्स जब आपने ट्रांसमिट किया तो वो सीलिंग से स्ट्राइक की, जैसे स्ट्राइक की तो उसके बाद जब वो वापस आएगी तो वो ओमनी डायरेक्शनल वे में आएगी। इसका मतलब है कि वो हर तरफ से फैल जाएगी, प्रोपगेशन उसकी ओमनी डायरेक्शनल होगी और वो सब रिसीवर जो कि उस एरिया में मौजूद हैं उन तक पहुंच जाएगी और वो रिसीवर्स उसको रिसीव कर लेंगे। अब हम एक मेथड पढ़ेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम का। स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या है कि जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है उस सिग्नल को स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर द स्पेक्ट्रम।
वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी पे या डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उन सब को यूटिलाइज किया जाता है और एक सिग्नल को ट्रांसमिट करवाने के लिए। सो सिग्नल इज स्प्रेडेड ओवर द स्पेक्ट्रम। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसकी ट्रांसमिशन की जाती है। अब इसके लिए ISM बैंड एक यूज किया जाता है। ISM बैंड एक्चुअली इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इसको यूज करते हुए इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 902 मेगाहर्ट्ज टू 928 मेगाहर्ट्ज तक है और इसके अलावा 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 2.484 गीगाहर्ट्ज ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। और उसके अलावा इसको मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता था, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था ताकि सिग्नल्स को जैम ना किया जा सके, सिग्नल्स जैमिंग को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, इन सब कामों के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर देते हैं, स्पेक्ट्रम स्प्रेड कर देते हैं तो उसकी वजह से जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो सिक्योर हो जाती है और जिसकी वजह से जैमिंग को भी अवॉइड किया जा सकता है। इसकी स्प्रेड स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स है हमारे पास। एक है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम जिसमें एक है आपके पास फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम और दूसरा है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। 2 टाइप्स हैं जो कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम में आती हैं। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि होपिंग मीन्स वही जंपिंग की बात आ जाती है। इसमें आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल होते हैं। तो जब एक सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है तो उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि फ्रीक्वेंसी को चंक्स में यूज़ किया जाता है कि 81 फॉर एग्जांपल एक टाइम इंटरवल में वो फ्रीक्वेंसी 1 को यूज़ कर रही है तो टाइम इंटरवल 2 में फ्रीक्वेंसी 2 को यूज़ करेगी, टाइम इंटरवल 3 में हो सकता है फ्रीक्वेंसी 5 को यूज़ कर ले। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सिग्नल को स्प्रेड कर दिया जाता है। इस तरह से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो किसी एक ही फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल नहीं करता बल्कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हुए ट्रांसमिट होता है। और उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि इंटरसेप्शन से हम इंटरसेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं, हैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ही डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करना आसान है, बजाय इसके कि जब हम डाटा को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हुए जब ट्रांसमिट होता है तो इट मीन्स कि उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जंप्स लगाते हुए सिग्नल ट्रांसमिट होती है। और दूसरी टाइप हमारे पास डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होता है, इस मेथड में चिप्स ऐड कर दी जाती हैं। चिप्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ बाइट्स आप कह सकते हैं, आप नॉइज लाइक डेटा कह सकते हैं या फिर आप रिडंडेंट डेटा भी बोल सकते हैं। इसको ज़्यादातर इनको बिट्स बोला जाता है, चिप्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास हर बिट के अगेंस्ट जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें हर बिट को के अंदर बहुत सारी चिप्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो भी डाटा है उसमें चिप्स को जब ऐड किया जाता है तो हर बिट जो है उसकी इनकोडिंग हो जाती है, एक तरह की वो इनसाइफरमेंट वाली साइड पे चला जाता है और उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन की जाती है। इट मीन्स कि जब डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता बल्कि इनकोडेड फॉर्म में होता है या ये कह सकते हैं मॉड्यूलेटेड फॉर्म में होता है, जो कि अगर इंटरसेप्ट कर लिया भी जाए तो किसी के काम का नहीं होता वो डाटा, ठीक है, क्योंकि वो एनकोडेड डाटा होता है। उसमें ओरिजिनल डाटा में चिप्स को ऐड किया गया होता है। चिप्स क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, बहुत सी बिट्स जिसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी बिट्स जिनका डाटा रेट जो है वो ओरिजिनल डाटा के रेट से ज़्यादा होता है, उनको मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने के बाद वो जो डाटा रिजल्टेंट फॉर्म में होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है और इस तरह से फिर वो डाटा इंटरसेप्शन के काबिल नहीं रहता इतना और सिक्योर हो जाता है और रिसीवर साइड पे जाके फिर दोबारा से वही चिप्स जो है वो उनको सेपरेट कर लिया जाता है डीमॉड्यूलेटर के थ्रू। वो चिप्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं और डाटा सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से इस डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू जो है वो डेटा ट्रांसमिशन
चिप्स के थ्रू हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ओपन स्पेक्ट्रम जो है वो लेस पावर यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास ये डायरेक्ट सीक्वेंस में पावर ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम नैरो बैंड माइक्रोवेव लेंस की बात करेंगे, और नैरो बैंड माइक्रोवेव लेंस के तकरीबन की रेंज 25 किलो हर्ट्ज टू 12.5 किलो हर्ट्ज तक होती है। एटलीस्ट 25 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 12.5 किलो हर्ट्ज से अगर स्टार्ट हो रही है तो 25 किलो हर्ट्ज तक ये जा सकती है। और इसकी दो टाइप्स होंगी हमारे पास नैरो बैंड माइक्रोवेव लेंस की, एक लाइसेंस्ड होगी और एक अनलाइसेंस्ड होगी। लाइसेंस्ड नैरो बैंड लाइसेंस्ड नैरो बैंड स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरियाज में होती हैं, और ये इंटरफेरेंस से अवॉइड करवाते हैं, इंटरफेरेंस अवॉइड करते हैं, लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज को कवर करते हैं। उसके अलावा लाइसेंसिंग की वजह से लेंस इंडिपेंडेंट होती हैं, और नियर बाय लोकेशंस की जो भी लेंस होंगी वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। इसमें डाटा ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और जो कम्युनिकेशन है वो फ्री ऑफ इंटरफेरेंस होती है। अनलाइसेंस नैरो बैंड हमारे पास रेडियो लैन है, जो कि इंट्रोड्यूस हुई है 1995 में, और ये अनलाइसेंस्ड ISM स्पेक्ट्रम यूज़ करती है, और ये ऑपरेट होती है तकरीबन 10 Mbps से 5.8 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स पे। इसकी जो रेंज है वो 10 Mbps से लेके 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक है, और रेंज इसकी 50 मीटर टू 100 मीटर है। So this was the overview of infrared lens.